डियर जूनियर्स, गुड आफ्टरनून। डिवाइन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बिना किसी बैकग्राउंड के मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आज हम देखेंगे और फिर धीरे धीरे कुछ क्लासेस में हम सारे क्वेश्चन मोर देन 200 क्वेश्चंस होंगे आपके स्पोर्ट्स एंड योगा के, और उससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने इसमें दो तरह के क्वेश्चन रखे हैं, एक तो है 2 मार्कर और एक है 5 मार्कर। जैसा कि आप जानते हैं स्पोर्ट्स एंड योगा में ऐसा ही रहता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। 10 मार्कर वाला क्वेश्चन स्पोर्ट्स एंड योगा में अब तक आरपीएससी ने नहीं पूछा है, तो आगे भी यही संभावना है कि नहीं पूछेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भारत की खेल नीतियों से कौन कौन से सवाल जो है बन सकते हैं 2 नंबर में, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमने बनाया है वो है आपका, भारत में खेलों का नीतिगत ढांचा। क्या पूछा है? भारत में खेलों का नीतिगत ढांचा। क्या दिमाग में आ रहा है आपके? क्या इसमें हमें नीतियां लिख देनी है या नीतिगत ढांचा कोई और चीज है? देखिए, ये कीवर्ड्स होते हैं। आपका जो सवाल आपसे पूछा गया है उसमें कीवर्ड्स होते हैं, उसके आधार पे आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए, यदि ये पूछता कि भारत में खेल नीतियां समझाइए या भारत की खेल नीतियां लिखिए, तो फिर मैं सीधा लिख देता कि भारत में जो खेल नीति है राष्ट्रीय खेल नीति के नाम से जानी जाती है और 2001 में ये बनाई गई थी, इतना लिख देता। या पहले की नीतियों का भी लिख दे, 1984 की पहली नीति। लेकिन ऐसा तो नहीं पूछा गया है ना, इसने पूछा है कि भारत में खेलों का नीतिगत ढांचा। अब देखिए, नीतिगत ढांचे का मतलब ये हो गया कि अब तक जो कुछ भी बना है भारत में स्पोर्ट्स को लेके, जो पॉलिसीज बनी है, उन सबको बताना है ब्रीफ में। देखिए कैसे लिखेंगे, 2 नंबर में। यानी आपका आरपीएससी की तो वर्ड लिमिट है 15 वर्ड। कितनी है? 15 शब्दों में ही आपको इसकी सारी जानकारी देनी है। लेकिन आपके पास फुल स्कोप होगा कि आप उस दिए गए पूरे स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आरपीएससी उसके कोई मार्क्स नहीं काटती है। ठीक है, तो आपको कंजूसी नहीं करनी है कि 15 शब्दों में इसको कैसे कहूंगा। कैसे कहना है, अभी देखिए। भारत में खेलों का नीतिगत ढांचा स्पष्ट कीजिए। इसमें आप सबसे पहले लिखिए कि भारत में राष्ट्रीय खेल नीति 1984। हमने पढ़ा था कि भारत की पहली राष्ट्रीय खेल नीति कब आई थी? 1984 में। तो ये हमने मेंशन कर दिया है कि भारत में राष्ट्रीय खेल नीति 1984 व वर्तमान राष्ट्रीय खेल नीति 2001। देखिए, दोनों बातें लिख दी हमने। भारत में राष्ट्रीय खेल नीति 1984 व वर्तमान राष्ट्रीय खेल नीति 2001 के माध्यम से खेलों का नीतिगत ढांचा विकसित किया गया है। नीतिगत ढांचा विकसित किया गया है। एक तो ये लिखना है आपने। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने तो इतनी बात कहने में ही सारे शब्द ले लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको इससे कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आरपीएससी जो है वर्ड की जो लिमिटेशन है उसको ज्यादा मायने नहीं रखती है। 2-4 लाइनें आपको 2 नंबर के आंसर में होगी, वो आपको पूरा भर के आ जाना है, कोई नंबर नहीं कटता है। ठीक है, जितनी भी कॉपीज आंसर शीट हमने टॉपर की देखी है सब पूरा भर के आते हैं, तो इससे यही पता चलता है ना। अब दूसरी बात आपने इसमें क्या लिखनी है कि इन नीतियों के तहत भारत में खेल संस्कृति, ये शब्द याद रखना, पहले भी मैं बार बार कह रहा था आपको, खेल संस्कृति कौमा खेल आधार। याद आ रहा है कुछ? व खेल आधार व
खेलों का समावेशन को बढ़ावा मिला है, खेलों के समावेशन को बढ़ावा मिला है, बढ़ावा मिला है। ठीक है, बस ये 2 बुलेट पॉइंट बना के आ जाइए, आपका ये पहला आंसर तैयार हो जाएगा। इसमें यदि आपको कहीं स्कोप दिखाई देता है तो एक चीज का मेंशन और किया जा सकता है। यदि आप अपने आंसर को और ज्यादा एनरिच बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे 2 आउट ऑफ 2 भी मिले, क्योंकि एक ही ऐसा क्वेश्चन आता है आरपीएससी में 2 मार्कर, जिसमें आप पूरे में से पूरे ले सकते हो, तो आप इसमें ये मेंशन कर सकते हो कि भारत की वर्तमान खेल नीति, देखो संक्षिप्त में करना है, ये ध्यान रखना है ना, भारत की वर्तमान खेल नीति 2001 का एक व्यापक दस्तावेज 2007 में भी जारी किया गया, जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भाईचारे को भी बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया। तो ये भारत का जो खेलों को लेकर नीतिगत ढांचा है, हम कितना महत्व देते हैं खेलों को, नीतियों से ये पता चलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पहला क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है। ये देखिए अगला क्वेश्चन यही पूछ लिया गया है आपसे कि व्यापक राष्ट्रीय खेल नीति 2007, आगे कुछ भी नहीं लिखा है आरपीएससी ने, देखिए ना, आप ये मान के चलिए कि सवाल आपसे आरपीएससी ने पूछा है, तो सवाल क्या दिया है उसने, व्यापक राष्ट्रीय खेल नीति 2007, ठीक है ना, इतना ही पूछा है। यार सोच के देखिए कि जब वर्तमान खेल नीति 2001 है तो ऐसी क्या आवश्यकता हो गई भारत सरकार को कि इसका व्यापक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट लाना पड़ा, कोई तो बात होगी ना। तो उसमें 4 चीजों का मेंशन किया गया, तो बस वो 4 चीजें ही लिखनी है, इसने कुछ नहीं कहा कैसे लिखना है, क्या लिखना है। इससे ही पता चलता है कि हमें सिर्फ वो पॉइंट्स लिखने हैं जो उसमें समाहित किए गए थे। देखिए क्या किया गया था, पहला पॉइंट जो है ना, आप ऐसा लिख दीजिए, इस दस्तावेज में, यहीं से स्टार्ट कर लेना, इस दस्तावेज में राष्ट्रीय खेल नीति 2001 में निम्न प्रावधान किए गए, अब उनको बुलेट पॉइंट में अपन बता देंगे ऐसे 1 2 3 4 इसलिए क्योंकि इसमें 4 चीजों का वर्णन किया गया था। ठीक है, अब आप देखिए आज भी एट प्रेजेंट हमारी राष्ट्रीय खेल नीति 2001 वाली ही है। 2020 में एक कमेटी के माध्यम से सुझाव मांगे गए थे कि क्या इस नीति को बदलने की जरूरत है, क्योंकि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन रही थी और आप जानते हैं कि खेलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जोड़ा जाता है, तो उस दौरान विशेषज्ञ समिति ने कहा कि नहीं, भारत की राष्ट्रीय नीति 2001 कई आगे आने वाले कई वर्षों तक भारत की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, तो इसमें कुछ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, अब वर्तमान में 2007 का जो व्यापक दस्तावेज आया है उसमें क्या जोड़ा गया, देखिए एक तो जोड़ा गया था इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व भाईचारा, ये पहले नहीं था। इससे क्या किस चीज को बढ़ावा मिलता है, यदि भारत की विदेश नीति का यदि इसे हिस्सा माना जाए तो इससे किस चीज को बढ़ावा मिलेगा, इससे मिलेगा सॉफ्ट डिप्लोमेसी को बढ़ावा। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए सॉफ्ट डिप्लोमेसी। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख देना है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी। इतने से ही समझ जाएगा, इवेलुएटर जो है ये कीवर्ड ही देखना चाहता है। ठीक, दूसरा क्या था, चूंकि इसने भारत में खेल आधार बढ़ना है तो कम्युनिटी को कैसे जोड़ें, समाज को कैसे जोड़ें। जैसे अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि राजस्थान में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक चल रही, क्या है, खेलों का आधार बढ़ाना, यही तो है। तो इसमें क्या हुआ कि दूसरा जो पॉइंट था उसमें सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना, यह शामिल किया गया। सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना यानी समाज को खेलों से जोड़ना। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल खेलो इंडिया अभियान हो सकता है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है राजस्थान के ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट था वो था
समग्र व्यक्तित्व विकास। अब समग्र व्यक्तित्व विकास की जब भी बात आती है ना, तो जो हमारे गुण है ना, जिनको हमने एक्वायर्ड किया है, जैसे अनुशासन, जैसे लीडरशिप, इस तरह के जो गुण हैं, उन गुणों को विकसित करने के लिए समग्र व्यक्तित्व विकास, क्योंकि अल्टीमेटली खेलों में सबसे ज्यादा भाग तो युवा ही लेते हैं और युवाओं को ध्यान में रखकर ही ये पॉलिसी बनाई जाती है। हालांकि एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए अब हम अपने जो वृद्ध लोग हैं, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं या बच्चे हैं, उन सबको भी खेलों में शामिल कर रहे हैं, ताकि समाज में एक समरसता का भाव बढ़े, सहभागिता बढ़े। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट था। ठीक, और चौथा पॉइंट था युवा विकास। युवा विकास ये याद रख लेना आप, ये सब हम पढ़ चुके हैं जब नीतियां पढ़ रहे थे। तो राष्ट्रीय खेल नीति 2001 में उसका व्यापक दस्तावेज जोड़ा गया 2007 में, और उसमें 4 पॉइंट थे। पहला, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्या चीज अभी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भाईचारा। ठीक है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी का भाग है। दूसरा क्या है, समुदाय के साथ जुड़ना है, सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना। तीसरा क्या है, समग्र व्यक्तित्व विकास। और चौथा, युवा विकास। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, राष्ट्रीय व्यापक राष्ट्रीय खेल नीति जो है वो 2001 की नीति का ही हिस्सा है। अब 2 नंबर में फिर एक क्वेश्चन हमने बनाया कि भारत की वर्तमान राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्या उद्देश्य है भाई, मैंने लिखवा रखा है आपको। पहली चीज देखिए, आप यहाँ डायरेक्ट स्टार्ट कर दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इसने लिख दिया कि उद्देश्य लिखो। ठीक है, किसका, राष्ट्रीय खेल नीति का। तो यहाँ लिख दीजिए निम्न उद्देश्य है, निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, यही था ना, को बढ़ावा देना। अब आंसर में हमेशा चीजों को हाईलाइट भी करना चाहिए ना, तो एक तरीका मैंने आपको बताया बॉक्स करना। अब जैसे मैंने खेल संस्कृति को मैं बॉक्स कर देता हूं, तो अलग से ही दिखने लगेगा आपके आंसर में कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा क्या है, खेल आधार को बढ़ावा देना, खेल आधार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसको भी हाईलाइट कर दीजिए। तीसरा क्या है, खेलों को राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य धारा में लाना, खेलों को राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य धारा में लाना, मुख्य धारा में लाना। इसके अलावा एक इसका उद्देश्य ये था कि जो हमारी पहले की राष्ट्रीय खेल नीति थी ना 1984 की, उस नीति की जो कमियां थी उनको दूर करना भी एक इसका उद्देश्य था। तो इसको भी आपको अनिवार्य रूप से मेंशन करना है। कोई ये पूछे कि राष्ट्रीय खेल नीति 2001 की विशेषताएं क्या है, तब तो हमें सारी कोई भी विशेषता आप लिख दीजिए, है ना। कुछ विशेषताएं आपको पढ़ते हुए अपने आप ही लगेगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको मेंशन करना चाहिए। जब उद्देश्य की बात आए तो वो चीजें जिनके कारण ये नीति लाई गई, जैसे 1984 की नीति क्यों लाई गई, क्योंकि एशियन गेम्स जो हुए थे 1982 में, उसके बाद भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था, खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा था, उस समय तक भारत में कोई नीति नहीं। अब उस कमी को पूरा करने के लिए वो नीति लेके आए, ताकि जो खेलों की आधारभूत संरचना जो बन रही है उसका हम देखभाल कर सकें, उसका सदुपयोग कर सकें। ठीक है ना, इन सब चीजों। ऐसे ही 2001 की खेल नीति में इन चीजों को ध्यान में रखा गया था कि खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का मतलब क्या हुआ कि एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक खेल के बारे में उसके महत्व को समझे। मान लीजिए किसी का बच्चा खेलना चाहता है, लेकिन माता पिता कह रहे हैं कि नहीं, खेलने की क्या जरूरत है, तुम तो पढ़ाई करो। तो ऐसा वो ना कहें, माता पिता को ये मालूम हो कि खेल भी एक कैरियर है, रोकना नहीं है, बच्चा जैसा चाहता है वो करना है। ये चीजें खेल संस्कृति, हर किसी को पता हो कि खेल का महत्व क्या है। दूसरा, खेल आधार बढ़ाना। खेल आधार बढ़ाने का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लोग, समाज का हर वर्ग खेलों का हिस्सा बने। जैसे
जो खासकर जो वंचित वर्ग होता है ना, जैसे महिलाएं, जैसे आदिवासी, है ना, जैसे ग्रामीण लोग, ये सारे भी शामिल हो जाएं खेलों में, तो खेल का आधार बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे खेलो इंडिया अभियान जो है कितने ही लोगों को खेलों से जोड़ रहा है। राजस्थान में लाखों की संख्या में ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक में लोग भाग रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका खेल आधार बढ़ रहा है। ठीक है, फिर आगे हम क्या, खेलों को राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य धारा में लाना। एक जमाना था जब हम खेलों को इतना महत्व नहीं दे रहे थे, लेकिन अब जब से 2001 की नीति बनी है, खेलों को बहुत महत्व दिया जा रहा है। और उसका जो डायरेक्ट जो प्रभाव है, भारत के जो ओलंपिक के मेडल हैं या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं लाइक कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, इन सब में जो मेडल्स आ रहे हैं ना, उसमें दिखाई देता है कि भारत जो है अब खेलों को मुख्य धारा का हिस्सा समझता है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। फिर हमने एक चीज बता दी कि भारत 1984 की जो नीति है, नीति की कमियों को दूर करना चाह रहा था। कौन सी नीति में? 2001 की नीति में। बस इतना ही तो करना है। आपने 4 पॉइंट डाल दिए, आधे आधे नंबर के 2 में से 2 मिल जाएंगे आपको। यही ध्यान रखना है, एक्यूरेट पॉइंट। अब जैसे 1984 की बात होगी तो उसमें कुछ और शब्दावली होगी, वो भी अभी आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है 2 नंबर में कि जब हम खेलों को पढ़ते हैं, खेल मंत्रालय को पढ़ते हैं, तो खेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ हर संगठन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैसा ही एक संगठन है राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा संस्थान। ठीक है, ये राष्ट्रीय स्तर का एक संस्थान है, राष्ट्रीय स्तर का एक संस्थान। ठीक है, पहला संस्थान नई दिल्ली में खोला गया था। उसके बाद देश के कई हिस्सों में, जैसे साउथ इंडिया में भी कई शहरों में ऐसे संस्थान बना दिए गए हैं। और ये संस्थान युवा विकास को केंद्रित हैं, युवाओं को, और खेल मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं। ठीक है ना, युवाओं में अनुशासन लाना, युवाओं का विकास करना, युवाओं को एक मार्गदर्शन देना, सब इनको मतलब राष्ट्र निर्माण और समाज के निर्माण में भागीदार बनाना, ये सब इनके उद्देश्य है। और खेलों से संबंधित कई कोर्स जो है इन संस्थानों में कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये खेल मंत्रालय के तहत राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा संस्थान। ठीक है, युवाओं पर केंद्रित है बेटा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण के तहत 2 राष्ट्रीय खेल संस्थाओं का नाम लिखिए। अब राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण कौन है भाई? साई की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? साई की, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। ठीक है, तो यहां पर यदि राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण भी लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ये भारतीय खेल प्राधिकरण ही है। क्या है ये? भारतीय खेल प्राधिकरण। ठीक है बच्चों, आजकल इसका नया नाम दे दिया गया है स्पोर्ट्स इंडिया। मैंने बताया भी था आपको, लेकिन साई बोलने में जो मजा है वो स्पोर्ट्स इंडिया बोलने में तो नहीं आता शायद। तो अपने तो दोनों ही याद रखिए आप, साई और स्पोर्ट्स इंडिया। ठीक है, अब देखिए इसके तहत 2 राष्ट्रीय स्तर के खेल संस्थान में आपको बता चुका हूं कई बार, उनका नाम ही लिखना और 2 में से 2 नंबर लीजिए। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सीधा ऐसे करो और ऐसे एरो बनाइए और लिख दीजिए नाम। पहला कौन सा है? मैं हिंट देता हूं, याद आ रहा है कुछ? ग्वालियर में है एक, और दूसरा पटियाला में। कहाँ है? पटियाला, पंजाब में। अब नाम देख लेते हैं। पहले का नाम है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, पहले का नाम क्या है? लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन। कहाँ है ये? ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। याद रखना बच्चों। अब इसका पूरा नाम लिख दीजिए यहाँ, लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल
एजुकेशन। पहला तो ये है जी, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी की तरह ही है ये, कंप्लीट यूनिवर्सिटी तो भारत में जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर में जो 2018 में स्टेब्लिश किया गया, ठीक है, लेकिन ये भी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान है। और एक संस्थान जो पटियाला में है वो है नेताजी सुभाष, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला। ये दोनों राष्ट्रीय स्तर के संस्थान साई के तहत कार्य करते हैं। और यहाँ एक बात याद रखना, यहाँ नेताजी सुभाष ही शब्द यूज किया गया, यहाँ सुभाष चंद्र बोस पूरा नाम इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप भी मत लिख कर आना, ठीक है ना, तो इतना ही लिखना, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला। तो ये सवाल भी आपका हो जाता है, ठीक है, बहुत आसान है, इस तरह के सवाल ही पूछती है आरपीएससी। तो आप जो है अपनी तैयारी को दुरुस्त रखें। अब देखिए एक सवाल यह पूछा है कि राष्ट्रीय खेल नीति 1984 का उद्देश्य क्या था, ठीक है ना, भारत की पहली राष्ट्रीय खेल नीति 1984 में बनी, ठीक है, उसे लागू किया गया 1992 में। कब लागू किया गया? 1992 में। अब जो ये राष्ट्रीय खेल नीति थी ना, इसका एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड है जो आपको पता होना चाहिए। दो कारण थे। एक पहला कारण तो ये था इस नीति के तहत कि 1982 के एशियन गेम्स जो थे ना वो भारत में हुए, नई दिल्ली में, ठीक है। भारत ने पहले एशियाई गेम्स 1951 का भी आयोजन किया था और भारत ने दूसरी बार 9th नंबर के एशियाई गेम्स जो 1982 में हुए उनका भी आयोजन किया। अब क्या होता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएं आपके देश में आयोजित होती है तो भारत सरकार जो है बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, बहुत सारे खेल मैदान बनाती है, हर तरह की आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करती है। अब चूंकि इस खेल के की वजह से जब ऐसी आधारभूत संरचनाएं बनी तो उनकी देखभाल कैसे होगी, कौन करेगा? इसके लिए हमारे पास कोई नहीं था उस समय तक। तो फिर सोच के ये निकाला गया कि एक तो साई का गठन कर लीजिए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1984, ठीक है, और एक बनाइए पॉलिसी कि खेलों को बढ़ावा देना है तो पॉलिसी तो होनी चाहिए ना। जिस चीज के लिए आपके देश में पॉलिसी बनी है उसका पहला जो संदेश जाता है वो तो यही है कि आप खेलों को कितना महत्व देते हैं। तो पहली नीति हमारे यहाँ बनाने का प्रयास किया गया। तो उसका पहला बैकग्राउंड जो था वो तो था 1982 के खेलों के दौरान भारत में जो आधारभूत संरचना बनाई गई थी उसके लिए उसकी देखभाल करना और आगे खेलों को बढ़ावा देना, और उसके तहत साई का भी गठन किया गया। अब खेलों को और अधिक व्यवस्थित तरीके से देश में उनका आयोजन करना, युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना, खेल संस्कृति का विकास करना और प्राथमिकता के आधार पर खेलों का विकास, ये इसका उद्देश्य था। प्राथमिकता के आधार पर 2021 में लिखा है कि प्राथमिकता नहीं लिखा, क्योंकि आज हम बहुत सक्षम हैं। उस जमाने में हमारे संसाधन बहुत कम हुआ करते थे, तो हम उन्हीं खेलों को बढ़ावा दे रहे थे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे जिनमें हमें मेडल मिलने की संभावना है। जो हमारे मुख्य खेल हैं जैसे तीरंदाजी, जैसे निशानेबाजी, जैसे कबड्डी, जैसे कुश्ती, इस तरह के खेलों को बढ़ावा दिया गया। आज तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स आ गए हैं, उनको आज कोई रोक टोक नहीं, आप कोई भी खेल खेलिए, है ना। उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। तो प्राथमिकता के आधार पर खेलों को प्रोत्साहन दिया गया, ये मुख्य बात थी। तो ये याद रखना, प्राथमिकता के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर, किस आधार पर? प्राथमिकता के आधार पर। इसके अलावा देश में खेल संस्कृति का विकास जो 2001 में भी लिखा हुआ है वो 1984 में भी लिखा हुआ था, याद रखिएगा, देश में खेल संस्कृति का विकास करना। अब चूंकि अब पहली बार राष्ट्रीय खेल नीति बन रही है, साई का गठन हो रहा है, तो भारत में खेलों के प्रबंधन के लिए जो जरूरी संस्थान थे उनका गठन करना शुरू किया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो खेलों के मानक थे उनको अडॉप्ट करने का प्रयास किया गया, वो भी इस नीति का हिस्सा था। और इसके उद्देश्य थे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों के जो नियम हैं, जो मानक है, उनको मानेंगे हम। तो ये इस नीति का उद्देश्य था। तो आपके नोट्स का तो ये हिस्सा है ही, मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि ये चीजें आप मेंशन कर देना, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एक सवाल बनता है कि खिलाड़ियों के लिए मौद्रिक प्रेरणा क्या है। मॉनेटरी मोटिवेशन खिलाड़ियों के लिए क्या है, ये शब्द कहां से आया, ठीक है ना, आपके लिए कीवर्ड है, ठीक है। मौद्रिक प्रेरणा, इंग्लिश में मॉनेटरी मोटिवेशन, कहां से आया ये। एक बात सुनिए, आप याद करिए, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री ये घोषणा करते हैं कि इस बार ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल लेके आएगा उसको 3 करोड़ मिलेंगे, जो ब्रॉन्ज लेके आएगा उसको 1 करोड़ मिलेगा, जो सिल्वर लेके आएगा उसको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब सोचकर देखिए ये क्या है, ये मौद्रिक प्रेरणा है ना, मोटिवेशन है ना। खिलाड़ियों के लिए उनका जीवन सुरक्षित करने के लिए, उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए, जब वो पढ़ने की उम्र थी, जब देश के लिए खेल रहे हैं, उनको इन सारी चीज़ों से मतलब एक तरीके से उनका लाभ देने के लिए मौद्रिक प्रेरणा की जरूरत होती है। इससे एक अलग किस्म का मोटिवेशन आता है व्यक्ति में, है ना। खिलाड़ियों को लगता है कि उसके बाद उसके परिवार का भी ध्यान रखा जाएगा, वो अपनी जो चीज़ें वो कर सकता है अपने जीवन में उनको कर सकेगा, ठीक है। तो इसलिए मौद्रिक मोटिवेशन बहुत जरूरी, सिक्योरिटी आती है एक्चुअली लाइफ में, है ना, सुरक्षा आती है, रोजगार जैसा लगता है। खिलाड़ी कोई बिजनेस करना चाहे तो इस पैसे से कर सकता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब राजस्थान में जैसे एशियाई खेलों में आपने मेडल जीता तो आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे यदि आपने गोल्ड मेडल जीता, आपको 60 लाख रुपए मिल जाएंगे यदि आपने सिल्वर जीता, आपको 30 लाख रुपए मिल जाएंगे यदि आपने ब्रॉन्ज जीता। सेम चीज कॉमनवेल्थ में है, ओलंपिक में तो बहुत ही ज्यादा है, इन सब में भी मॉनेटरी मोटिवेशन है। किस लिए है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि उन्हें अपने भविष्य को लेके जो चिंता है वो कम हो सके, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस जो ये जो चीज थी ना मौद्रिक प्रेरणा, ये 2001 से पहले भारत में थी ही नहीं। 2001 से पहले पॉलिसी का हिस्सा नहीं थी, ऐसे किसी ने दे दिया। ऐसे तो गांव में गली क्रिकेट होता है, उसमें भी लोग छक्कों पे चौकों पे पैसा देते हैं, वो मॉनेटरी मोटिवेशन बहुत छोटे स्तर की चीज है। यहाँ पॉलिसी का हिस्सा बना दिया गया कि राज्य सरकारें और भारत सरकार या भारत के कोई संस्थान या राष्ट्रीय स्तर का कोई संगठन, ये लोग इनको पैसा देने लगते हैं, है ना। ये जो चीज है, ये 2001 की जो हमारी राष्ट्रीय खेल नीति थी उसमें पहली बार, सॉरी, उसमें जो पहली बार इसका जो है जिक्र किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि मॉनेटरी मोटिवेशन का जो जिक्र है भारत सरकार ने सबसे पहले किस नीति में किया था, 2001 में। और इसके माध्यम से मैंने एग्जाम्पल भी आपको दे दिया है। तो यही मॉनेटरी मोटिवेशन है, जिसका उद्देश्य क्या है, खिलाड़ी को प्रोत्साहित करना, उसके भविष्य को सुरक्षित करना। तो बस यही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमने बनाया है वो है खेलो इंडिया अभियान। ये पूछा जा सकता है आपसे, खेलो इंडिया अभियान क्या है। आगे तो कुछ दिया ही नहीं है, एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे शॉर्ट नोट लिख दें इस पे, खेलो इंडिया अभियान में क्या है। तो खेलो इंडिया अभियान के ऐसे सवालों में आपको समग्रता पे जाना चाहिए। पहले तो ये बताइए कब शुरू हुआ, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी जो है ये अभियान है खेलो इंडिया अभियान, इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। तो अगला जो हमारा सवाल है वो है खेलो इंडिया अभियान। अब खेलो इंडिया अभियान में क्या है, एक तो सरकार ने इसको शुरू किया था 2016-17 में, बजट में इसकी घोषणा की गई थी खेलो इंडिया अभियान की। इसके तहत सरकार ने 3 ऐसे योजनाओं या अभियानों को समाहित कर लिया था, फिर एक चीज शुरू कर दी, खेलो इंडिया अभियान। उसमें एक चीज तो थी आपका राजीव गांधी जो है, राजीव गांधी खेल अभियान, जो पाइका योजना थी ना पहले, उसका नाम लिख दिया था राजीव गांधी खेल अभियान। ये नया नाम है पाइका योजना का, ठीक है ना। पाइका योजना जो थी गांव में या छोटे शहरों में खेल मैदानों के निर्माण के लिए एक योजना थी पाइका, उसका नया नाम रख दिया गया राजीव गांधी खेल अभियान। अभी कहीं पाइका पे शॉर्ट नोट कुछ आएगा तो मैं आपको इसकी डिटेल दूंगा, ठीक है ना। अगला अभियान था इसमें जिसको इसके तहत लाया गया, वो था शहरी खेल अवसंरचना योजना, ठीक है। शहरों में खेल से संबंधित आधारभूत संरचना का निर्माण करना, ये भी आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है ना, खेलों से संबंधित पाइका योजना। और तीसरा था राष्ट्रीय खेल प्रतिभा चयन योजना।
आप सोचिए कि भारत के 1,000 लोगों को, 1,000 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा खेलो इंडिया अभियान के तहत राष्ट्रीय स्तर के लिए, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये क्या है? ये यही तो है राष्ट्रीय खेल प्रतिभा चयन योजना। ये सारी चीजें खेलो इंडिया अभियान के तहत समाहित है। और भी आप इसमें एक आध कोई कंटेंट डाल सकें तो वो भी डाल दीजिए। हालांकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो और ज्यादा डिटेल देने की इसमें नीड नहीं है ना। ये भारत सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी अभियान है, ये शब्द भी आपको इसमें मेंशन कर देना है। ठीक, अगला जो सवाल है आपके लिए कि खेलों का राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए भारत सरकार की क्या नीति है। देखिए 2001 की जो नीति थी ना, उसमें ये जिक्र किया गया कि खेलों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना है, और कुछ कुछ इसका वर्णन 1984 की नीति में भी कर दिया गया था। तो इसके लिए 2 चीजों का सुझाव दिया गया। कौन कौन सी? आप दोनों चीजें लिख दीजिए जो सरकार की क्या नीति है। नीति एक तो यह है कि खेल संस्कृति का विकास। यदि खेल संस्कृति का विकास होगा तो खेल मुख्य धारा में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, 100% आएंगे। दूसरा क्या है? खेल आधार बढ़ाना। वही बातें हैं, देखो आप शब्द याद रख लेना बच्चों, खेल आधार को बढ़ाना। ये 2 मुख्य बातें थी जिसके आधार पर भारत में खेलों को मुख्य धारा का हिस्सा बनाया जाना है, जिसमें एक तो था खेल संस्कृति का विकास और दूसरा था खेल आधार को बढ़ाना। ये याद रख लेना आप, क्योंकि ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन है तो हम 2 ही बातों का जिक्र इसमें करेंगे। एक क्वेश्चन एक बार ये आरपीएससी पूछ चुकी है भी, खेलों में वैज्ञानिक पूर्तिकर का क्या तात्पर्य है? हम भी उसका फिर से जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, ये वैज्ञानिक पूर्तिकर का जो अर्थ होता है ना, वो साइंटिफिक या वैज्ञानिक असेसमेंट है। क्या नाम है इसका पूरा? इससे तात्पर्य है वैज्ञानिक असेसमेंट, यानी वैज्ञानिक तरीके से खिलाड़ी का चयन करना, वैज्ञानिक तरीके से खिलाड़ी को प्रशिक्षण देना, और यदि उसे खेल के दौरान कोई चोट लग जाती है तो वैज्ञानिक तरीके से ही उसे ट्रीट करना। ये सारी जो चीजें हैं, या ये कि विज्ञान आधारित उद्योग स्थापित करना जो खेलों के लिए सामान बनाए, ये जो सारी चीजें थी भारत की खेल नीतियों में और राज्य सरकारों की खेल नीतियों में भी विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, वैज्ञानिक पूर्ति कर। ठीक है ना। अब खिलाड़ी के चयन के लिए मशीन के पास ले जाते हैं खिलाड़ी को सीधा, उसको वहीं सारे पैरामीटर चेक होते हैं। ठीक है, अब खुद के बताने से नहीं होता कि मैं फिट हूं, ऐसा नहीं, वैज्ञानिक तरीके से। तो यही वैज्ञानिक असेसमेंट है जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खेलों में पारदर्शिता लाने के लिए, खेलों में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, हर तरीके की चीजों को प्रोत्साहित करेगा। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो 2001 की खेल नीति में बड़े स्तर पर बताया गया। 2 मार्कर में, इसलिए अपन इसमें इतना ही जिक्र करेंगे। ठीक है ना। अगला जो सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 11, कौन से एशियाई खेलों को भारत में खेलों के नीतिगत ढांचे का आधार माना जाता है और क्यों? ये सवाल हम ऊपर भी मैं बता चुका हूं, जब 1984 की नीति के उद्देश्यों का जिक्र कर रहे थे ना अपन, तब ये आया था। तो एशियाई खेलों, कौन से एशियाई खेलों को भारत के नीतिगत ढांचे का आधार माना जाता है? तो एशियाई गेम्स, एशियाई गेम्स को एशियाड भी कहते हैं भाई, और भारत में अब तक 2 बार इनका आयोजन हो चुका है, 1951 में और 1982 में। ठीक है ना। एशियाई गेम्स 1982 को भारत में नीतिगत ढांचे का आधार माना जाता है। आधार का कारण भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक कारण तो ये कि उस दौरान खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खेलों का आयोजन करने के लिए जो आधारभूत संरचना बनाई गई थी, उसकी देखभाल कौन करेगा? उसके लिए तो साई का गठन कर लिया गया। और साई किसके तहत गवर्न होगा, या देश में फिर खेलों का विकास कैसे होगा, इसके लिए नीति लाएगी राष्ट्रीय खेल नीति 1984, जो 92 में लागू की गई। ठीक है, तो वो सारा चीजें इसमें आपको लिखनी है। ठीक है। अब एक जो क्वेश्चन है नेहरू युवा केंद्र, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। नेहरू युवा केंद्र ये भी खेल मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं। होता क्या है कि भारत में एक संगठन है जिसका नाम है नेहरू युवा संगठन। क्या नाम है? नेहरू युवा संगठन। इसका गठन किया गया था 1972 में। ठीक है ना। अब जैसे इसके नाम में युवा है तो सिंपल सी बात है, युवाओं का विकास करना है।
युवाओं को राष्ट्र के विकास का हिस्सेदार बनाना है, सहभागी बनाना है, उनका सहयोग लेना है, उनमें ऐसी भावनाएं विकसित करनी है कि राष्ट्र का विकास तुम्हारा विकास है, समाज का विकास राष्ट्र का विकास है। तो ये सारी चीजें उनमें विकसित करने के लिए नेहरू युवा केंद्रों की स्थापना की गई, और ये अब तो ये बहुत बड़े स्तर पे काम करने लगे हैं ना। तो 2 नंबर में आपको इतना ही बताना है कि नेहरू युवा संगठन के तहत खेल मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं, और इनका उद्देश्य जो है युवाओं का विकास, युवाओं का मार्गदर्शन, उनको समाज और राष्ट्र के विकास में सहभागी और हिस्सेदार बनाने की जो भावना है ये विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ये हमारा जो है नेहरू युवा केंद्र के बारे में है। अब एक चीज आती है एनएसएस। एनएसएस जो है ना, नेशनल सर्विस स्कीम। क्या है ये? नेशनल सर्विस स्कीम, ठीक है ना, राष्ट्रीय सेवा योजना इसका नाम है, राष्ट्रीय सेवा योजना। 1968 में इसको स्टार्ट किया गया भाई भारत में, ठीक है। और युवाओं को केंद्रित है ये भी, युवाओं में समाज सेवा की भावना विकसित करना, टास्क आधारित चीजें करना उनको। मान लीजिए कि किसी कॉलेज में कोई पानी की टंकी बनानी है, डिग्गी खोदनी है, या है ना बड़ा सा हौद बनाना है, तो एनएसएस के लोग उसे कर देते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं एक टीम वर्क के रूप में करते हैं एनएसएस के लोग, और इसका मकसद भी 2 शब्दों में ही है कि समाज और राष्ट्र के विकास के लिए युवाओं को ये मार्गदर्शित करता है, उन्हें तैयार करता है, बस। और किसके तहत कार्य करता है? युवा मंत्रालय के तहत, ठीक है, खेल एंड युवा मंत्रालय के तहत, भारत सरकार के खेल एंड युवा मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। तो ये एनएसएस के बारे में हो गया भाई। एक जो चीज है वो है राष्ट्रीय युवा कोर, नेशनल यूथ कोर जो है, ये 2010 और 2011 में इसका गठन किया गया, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई राष्ट्रीय युवा कोर। इवन मुझे लगता है ये प्रीलिम्स या वैसे भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना, पर स्पोर्ट्स एंड योगा के मेंस में जो है इस पे 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्रीय युवा कोर निश्चित रूप से खेल एंड युवा मंत्रालय के तहत कार्य करती है भारत सरकार के। इसका एक ही मकसद है, भारत में अनुशासित व समर्पित युवाओं का कैडर तैयार करना। बस एक लाइन याद करनी है आपको, समर्पित युवाओं का कैडर तैयार करना, समर्पित युवाओं का कैडर तैयार करना, ये इसका मकसद है। तो इतना ही आपको इसमें लिखना है ना, राष्ट्रीय युवा कोर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने 2 नंबर के जो क्वेश्चन थे 1 से लेकर 14 तक भारत की राष्ट्रीय खेल नीतियों से संबंधित, उनका आज हमने सॉल्यूशन देखा, उनका तरीका देखा, उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स डालने हैं वो सारी मैंने आपको बता दिया है। और आंसर लिखने के बाद इनको हाईलाइट भी आपको करना है। हाईलाइट करने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो आप ऐसा इनके नीचे ऐसी लाइन मार दीजिए, या इनको बॉक्स में कर दीजिए, ठीक है, तो आपका जो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए बहुत लाभान्वित रही होगी। कल एक बार फिर से अपन मिलेंगे। थैंक यू।